नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजाइन में। इस बेहद ही खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने न केवल खुद से जीत हासिल की है, बल्कि देश का नाम व तिरंगे का परचम पूरे विश्व में फैलाकर नए भारत का डंका बजाया है। जिस तरह से हर अंधेरी रात के बाद एक सुंदर सुबह होती है, उसी तरह घोर निराशा अंधकार में एक जीवन की रोशनी आशा छुपी हुई होती है। ऐसे वक्त में कुछ लोग बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग निखर जाते हैं। कुछ अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं, तो कुछ दूसरों को भी जीवन की नई आशा पैदा करने की उम्मीद जगाते हैं। आपको पता होना चाहिए, हर बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब भी वो वक्त खत्म होगा, तो उसका जो भी समय आएगा हमेशा अच्छा ही समय आएगा। ये उसके अंदर अच्छाई छुपी होती है। हमें ना सिर्फ अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, बल्कि आशा के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने उच्चतम से श्रेष्ठतम की तरफ जाएं। जिस तरह से टोक्यो में जब ये हाल ही में ओलंपिक हुए थे, तो उनके कवरेज मिली, लोगों का प्रोत्साहन मिला, जिस तरह सपोर्ट मिला, तो मेरी राय मुझे ऐसा लगता है कि भी हाल ही में टोक्यो में आयोजित किए गए पैरा ओलंपिक खेलों को उतना सपोर्ट नहीं दिया गया है लोगों के द्वारा, और ना ही उनको इतना चेरिश किया गया जितना पहले लोगों को जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुए उनमें किया गया है। तो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं, वो किसी भी तरह से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले जितने कंस्टेंट्स थे, उनसे किसी भी मामले में 19 नहीं है बल्कि 20 ही हैं, क्योंकि वो ना केवल खुद से लड़कर यहाँ पर आए, बल्कि उन्होंने अपने कुछ मेडल भी जीते। सबसे पहली चीज़ उनकी यही थी कि वो दोबारा ग्राउंड पर आ सके। तो आइए आज हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि पैरा ओलंपिक का नाम इसलिए इसमें डाला गया है कि ऐसे लोग जो किसी भी तरह के विकलांगता का शिकार हैं, वो जो लोग जो दिव्यांगजन हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से या किसी दुर्घटना के कारण हुए हैं और उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो विश्व में होने वाले खेलों के इस महाकुंभ को पैरा ओलंपिक कहा जाता है। तो इसकी डिटेल में बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं और उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आप मेरे चैनल पुराने हैं तो इसी तरह से प्यार देते रहिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को बढ़ाने में अपनी हेल्प करते रहिए और इसे अपने नियर वंस के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहिए। बता दूं कि आज जब मैं इस पैरा ओलंपिक की इस सीरीज को बना रहा था, तो मैं चाहता तो मैं सिर्फ उनके नाम लिख देता और उन्हें कौन कौन से मेडल जीते इनके बारे में बता देता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यदि आप उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो हैंडीकैप या दिव्यांग हुए तो किस रीजन से हुए, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा डिटेल में पता भी चलेगा और शायद आपके अंदर कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं या कभी आपको लगता है कि हमें हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो आप जान पाएंगे कि कुछ ना मिलने वाले भी आज कितने आगे चले गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर सिंपैथी रखिए, पर उनका जो हक है आप उनको दीजिए, सम्मान दीजिए और देखिए कि अगर वो इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इसी की तरह आज सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की सीरीज को आगे स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो लेकिन आप यकीन मानिए जब आप पूरा एंड में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका समय व्यर्थ नहीं हुआ है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव गेन हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख सेशन को। अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक का भी आयोजन टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, उसी में किया गया, जहाँ पे भी ओलंपिक खेल किए गए और जहाँ हमारे देश ने अभी तक के सबसे 7 मेडल जीते थे। तो उनसे कहीं आगे बढ़कर इन पैरा ओलंपिक जो धावक हैं, उन्होंने उससे आगे भी बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इनका आयोजन अगस्त 24 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में किया गया है। मैं हो सकता था कि इनको एक एक करके आपको हर पर डे डालता, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार में एक साथ वीडियो बनाते हैं और सभी का डिटेल में लाते हैं, जिससे सभी को लाभ भी मिलेगा और एक साथ जानकारियां मिलेंगी। और ये मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं कि किसने क्या जीता है या फिर किसने क्या वहाँ पर लीडरशिप दिखाई, क्या हुआ, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो टोक्यो में अभी 2 वहाँ पे आयोजन किए गए, एक ओलंपिक का, एक पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक का जो कि दिव्यांगजन है उनके लोगों का होता है। तो आपको यहाँ पे जो ओलंपिक का जो लोगो है उसे आप देख लीजिए और पैरा ओलंपिक का लोगो उसमें आप देख लीजिए, इससे यहाँ तक में किस तरीके का चेंज है। ये आपसे आएगा नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या है। इसके अलावा हम बात की जाए कि टोक्यो जो 2020 इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पिछली बार कोविड महामारी के चलते ये ओलंपिक हो नहीं पाए थे, इसलिए हुए तो 2021 में है, लेकिन इनकी नाम टोक्यो 2020 इसलिए दिया गया कि इन्हें 2020 में आयोजित किया जाना था। और ये जो ऊपर से इनका शुभंकर है, यानी कि इनका ये लोगो है, इसको बनाया गया है।
तो आपको बता दें टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स का जो शुभंकर है, ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा सोमेटी, इसका शुभंकर है, ये सोमेटी है। तो इसको इसलिए इसमें चुना गया है क्योंकि काफी शक्तिशाली शक्तियां इसके पास हैं। साथ ही साथ इसमें चेरी ब्लॉसम स्पर्श सेंसर भी है। चेरी ब्लॉसम का ये जो मैंने नीचे हल्का से दे रखा है क्योंकि इतनी स्पेस था नहीं। तो चेरी ब्लॉसम मतलब क्या होता है, जब नए फूल आते हैं, ब्लॉसम मतलब खिलते हैं, तो वहाँ के यहाँ उत्सव की तरह मनाया जाता है यहाँ पे जापान में, इसलिए इसको इसमें लिया गया है सोमेटी। क्योंकि इसको जो सोमेटिक इसमें शुभंकर माना गया है, तो सोमेटिक क्या है, ये टेलीपैथिक शक्तियों के लिए अपने सिर के किनारे पे लगे सेंसर का उपयोग कर सकता है। तो आपको बता दें टेलीपैथिक मतलब ये टेलीकास्ट से रिलेटेड ये शक्तियां होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरों की मन की बात को जान लेता है या फिर जो कहीं भी घटना घट रही है उसको पकड़ के लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उसे टेलीपैथिक कहते हैं। जैसे आज जमाने आप लाइव कवरेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। और हमारे अगर हम इतिहास में देखें तो महाभारत में जो संजय हुए हैं, उन्होंने महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को किया था, तो उनमें कुछ इसी टाइप की शक्तियां रही होंगी। इसके अलावा अपने इचमासु पैटर्न कैप जो ये लगाते हैं, इनका उपयोग करके ये उड़ सकता है, और ना केवल उड़ सकता है बल्कि वस्तुओं को बिना छुए उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसा इसमें कल्पना की गई है। इसे प्रकृति में रहना पसंद है और ये प्राकृतिक तत्वों जैसे पत्थरों और हवाओं के साथ भी बात कर सकता है, ऐसी इसमें शक्तियां हैं। यह नाम जो इसे दिया गया है सोमेटी, ये सोमिएसिनो से आता है, जो जिसका मतलब होता है चेरी ब्लॉसम। तो आपको बता दें कि इसमें क्या है, इसको क्यों लिया गया है, क्योंकि ये मेंटल और फिजिकल शक्ति दिखाते हुए पैरा ओलंपिक जितने एथलीट हैं उनका रिप्रेजेंट करता है, जो बाधाओं को दूर करते हैं और संभावना और अपनी सीमाओं को लांग कर आगे इसको अपने हद से आगे कार्य करने की इनमें क्षमता होती है, इसलिए इसको इसमें लिया गया है। अगर इसमें भारत की बात की जाए तो भारत में ध्वज वाहक का जो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कहीं ना किसी एग्जाम में कि पैरा ओलंपिक में किसने ध्वज वाहक किया या ओलंपिक में ध्वज वाहक किया। तो आपको बताते हैं कि इसमें सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसलिए कुछ कुछ लोगों को 5-5 लोगों को शामिल किया गया था। तो आपसे इस बार क्वेश्चन जानना बनने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि सब इसको रियो 2016 के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मरियप्पन थंगावेलु, उनको इसमें चुना गया था कि वो ध्वज को संभालेंगे, लेकिन जिस फ्लाइट पर वो गए तो उनके पास बैठे हुए व्यक्ति के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसलिए जो उनके साथ जितने लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में जो जिसने जो ध्वज संभाला है वो है जेवलिन थ्रोवर, वो है टेक चंद। तो टेक चंद जी ने इसको संभाला है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि मरियप्पन थंगावेलु को हाँ नियुक्त तो किया गया था इसको काम करने के लिए, लेकिन जिसने संभाला उसका नाम है टेक चंद। ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले अगर देखें, ये आपका सिल्वर मेडल है, गोल्ड मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। इसमें अगर टैली की बात देखें, टेबल में हुआ क्या है, उसमें टॉप पे किया है चाइना ने, इसको टॉप किया है। उन्होंने 107 गोल्ड जीते हैं, 81 सिल्वर जीते हैं, 51 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने 239 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर ग्रेट ब्रिटेन रहा जिन्होंने 147 पदक, फिर यूक्रेन रहा है, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट्स जिसने 115 पदक जीते हुए हैं। तो आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए कि ओलंपिक खेलों में किसने कितने पदक जीते थे और नंबर 1 पे कौन रहा था। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हुआ क्या है, पहली बार भारत के 54 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 40 पुरुष थे और 16 महिलाएं थी। सॉरी 56 लोग कर रहे थे, 14 लोग उसमें महिलाएं थी। तो उसके बाद होता क्या है कि एक तो हमारा सबसे बड़ा दल गया था और हमें उम्मीदें भी बहुत थी कि इस बार क्लास हमारा अच्छा था, कुछ इसमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमने अभी तक के इतिहास में जितने मेडल जीते थे कुल मिलाकर 12 थे पैरा ओलंपिक में, तो हमने इस बार अकेले ही 19 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। तो बाकी मैं बधाई उन सभी को दूंगा जो जिसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विश्व स्तर के प्लेयर है तभी वो वहाँ पार्टिसिपेट कर पाए हैं। लेकिन उन सबको ना कवर करते मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में आज कवर करूंगा जिन्होंने मेडल जीते हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन तो सभी ने किया है, बट इन्होंने थोड़ा ये हुआ है कि इनका ये लैमलाइट में आ गए हैं। तो होता अगर भारत में एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो चेरी ब्लॉसम है जो यहाँ पे मैं दिखाया गया है, तो चेरी ब्लॉसम एक इंडिया में भी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर चेरी ब्लॉसम को फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, इससे लिंक नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं कि जो मेघालय की राजधानी है, अगर आपको पता तो आप रिकॉल कर लीजिए वरना मैं बता रहा हूँ। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वहाँ पर भी चेरी ब्लॉसम का क्या होता है, जिसका मतलब फूल खिलना होता है, उसका फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। याद रखिए मेघालय के शिलोंग में, जो इसकी राजधानी है मेघालय की, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर इतिहास की बात देखी जाए तो सबसे पहले क्या हुआ है, 1968 में इजराइल के तेल अवीव में पैरा ओलंपिक आयोजित किए गए थे और भारत ने अपनी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो क्योंकि तेल अवीव आपकी इस टाइम भी थोड़ा चर्चा में रहा था,
तो अगर इसे पहले देखें कि ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, इधर है एशिया, ये हमारा रहा भारत। तो यहाँ पे अपना है ये वाला अरेबियन कंट्रीज हैं। इन्हीं के ऊपर टॉप पे लगा हुआ ये जो आप वी आकार का देख रहे हैं, ये है यहाँ पर आपका इसराइल। इसराइल की ये यहाँ पे जो बात है, ये तेल अवीव, ये इस जगह का नाम है। इधर है भूमध्य सागर। तो इसी की बात की जा रही है। तेल अवीव में यहाँ पे पैरालंपिक आयोजित किए गए थे। तो तब भारत ने अपने 10 एथलीट को भेजा था, जिसमें 8 पुरुष थे और 2 महिलाएं थीं। लेकिन बस हुआ क्या था, हम एक भी मेडल जीतने में वहां पर कामयाब नहीं हुए थे। इसके बाद जो हमने जो पैरालंपिक जो हुए पहले 1968 में, उसके 4 साल बाद जब दूसरे पैरालंपिक हुए, वो हुए थे जर्मनी के हीडलबर्ग में। और उस हीडलबर्ग में क्या हुआ था, वहां पर 1972 में इनको आयोजित किया गया था। तब भारत ने अपना पैरालंपिक में पहला पदक जीता। तब जो 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 स्विमर थे, पैरा तैराक थे, मुरलीकांत पेटकर, ये जो रहे मुरलीकांत पेटकर साहब, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने 37.331 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, जो उस समय इनके सबसे आगे का नाम आ गया था। उस गेम्स में भारत ने 42 देशों की पदक तालिका में कुल मिलाकर 24वां स्थान हासिल किया था। और इस बार भी हमने 24वां स्थान ही हासिल किया हुआ है, टोटल 19 मेडल जीतने के बाद में। एक चीज आपको और बताते हैं, जो मुरलीकांत पिटकर साहब हैं, ये 1965 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और एक सेना में शामिल थे। उसके बाद उनका जो 36 हाथ हुआ है, बाद में इन्होंने पैरालंपिक में भाग लेकर इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो आइए अब बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं, इस बार किसने कौन से पदक जीते हैं और क्या उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आते हैं, यहाँ तक आने में कौन कैसे वो उनको पैरा क्या हुआ, वो दिव्यांग कैसे हुए, तो उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं एक तरफ से ऐसा नहीं करूंगा कि आज पहले गोल्ड करूँ या ब्रॉन्ज करूँ या सिल्वर करूँ। मैं उस हिसाब से इसको लोगों को लगा रखा है जिस डेट के हिसाब से उन्होंने जीतते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भावनाबेन पटेल की। इन्होंने टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो आप इन चीज़ों को करीब जरूर नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा कि किससे संबंधित हैं, तो उसमें आ सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया टेक्स चंद जी ने क्या किया था, ध्वज को उन्होंने संभाला था, उन्होंने वहाँ पे सबसे आगे उनका रहा था उनका दस्ता। तो याद रखिए कि मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया था झंडा आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसमें जो उन्होंने जो उसका नेतृत्व किया वो किसने किया, टेकचंद जी ने किया। तो आइए बात करते हैं भावनाबेन पटेल की। इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर जीता है। अगर टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल की बात की जाए, तो उन्होंने भारत का खाता खोला और इसके साथ ही ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, क्योंकि इसी दिन किसी और भी महिला ने जीता था, उसको आप आगे पता चलेगा। 29 अगस्त को जो महिला का एकल एकल जब सिंगल सिंगल खेलते हैं उसमें टेबल टेनिस हुआ था, उसके वर्ग 4 के फाइनल में इन्होंने चीनी की पैडलर इंग झो से 7-11, 5-11, 6-11 तीनों सेट हार गई। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो स्वर्ण जीती, वो गोल्ड मेडल जीती, तो इनको एक सिल्वर मेडल मिला। 34 वर्षीय भावना इस तरह से रजत पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा, लेकिन रजत पदक भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इनका देखें तो गुजरात के महसाणा जिले से आती हैं। उस महसाणा जिले में एक गांव है सुंदिया गांव, वहाँ की रहने वाली हैं। जब ये 12 महीने की थी, यानी तो वो 1 साल की थी, उसमें क्या हुआ, इनको पोलियो हो गया था और वे व्हील चेयर पे आ गई। और व्हील चेयर पे ये पार्टिसिपेट करती हैं और इनमें ये कंपटीशन को आगे बढ़ाती हैं। इनके पति हैं निकुल पटेल, जिन्होंने इनको प्रशिक्षित किया है। आपको बता दें कि निकुल जो पटेल हैं, वो गुजरात के जूनियर क्रिकेट भी इन्होंने खेला हुआ है, वो इनके कोच हैं। अब बात करते हैं निषाद कुमार की, जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ये निषाद कुमार है, इन्होंने जो हाई जंप है, ऊंची कूद होती है, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक जीता था, जब उन्होंने 29 अगस्त को 2.06 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। तो आपको एफ टी पी और उनके जो नाम आ रहे हैं वर्ग होते हैं कि इतनी विकलांगता के लिए इसलिए, इतने विकलांगता के लिए इसलिए। अगर T47 वर्ग की बात की जाए, इसमें क्या होता है, एक तरफा ऊपरी अंग अगर कोई हाथ क्षतिग्रस्त हो जाता है, हान होती है, उसके एथलीटों के लिए वर्ग बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है क्या, कंधे, कोहनी या कलाई का कार्य या कुछ उनमें नुकसान होगा होता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले निषाद कुमार 21 साल के हैं और इन्होंने 8 साल की उम्र में इनका एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो दाहिना हाथ है, जिसको राइट हैंड बोलते हैं, वो उनका कट गया था और इस तरह ये दिव्यांग हुए। आइए बात करते हैं अवनी लिखारा के बारे में। अवनी लिखारा ने शूटिंग में गोल्ड जीता इस तरीके से, क्योंकि अभी मैंने आपको पहला नाम बताया था, यहाँ पे आपने देखा भावनाबेन पटेल ने, भावनाबेन जो पटेल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और दूसरी महिला बनी। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, पहली महिला कौन बन गई थी, वो अवनी लिखारा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया था। और इस तरह पैरा ओलंपिक में जो सबसे पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, कोई मेडल जीता है, वो कौन है, वो है अवनी लखारा। ये अवनी लखारा ये शूटिंग में पार्टिसिपेट करती है, उन्होंने गोल्ड जीता है। तो 30 अगस्त को उन्होंने जीता था और ये पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अवनी ने R2 महिला की
10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपना रास्ता निकाला। पोडियम मतलब जहाँ पे आपको अवार्ड दिए जाते हैं, शीर्ष मतलब वही टॉप पे पहुंची। इन्होंने 2016 के जो रियो खेलों जहाँ पे हुए थे, उनकी जो स्वर्ण पदक विजेता थी चीन की कुइपिंग झांग को इन्होंने पीछे छोड़ा और उन्हें रजत पदक जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने कुल 249.6 अंक बनाए, जो कि एक तरीके का आज अभी विश्व रिकॉर्ड है, और साथ ही साथ इन्होंने पैरालंपिक का रिकॉर्ड भी नया खड़ा कर दिया है। इन्होंने तैराक मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने 1972 में आपको बता चुका हूँ, भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया 2004 और 2016, और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 2016 के बाद अवनी पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो मुरलीकांत पेटकर, देवेंद्र झाझड़िया ने 2 बार और मरियप्पन थंगावेलु ने 1 बार, मिलाकर 3 बार लोगों ने पहले गोल्ड जीता था। तो ये चौथी महिला एथलीट, चौथी एथलीट बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। SH1 जो श्रेणी राइफल श्रेणी है, इसमें क्या होता है कि निशानेबाज यूज किया जाता है जो हथियारों के साथ बंदूक रखने में सक्षम होते हैं, बंदूक को ही रख सकते हैं। इनके क्या होता है कि पैरों में विकार होता है, हान होती है, या इनका पैर कट चुका है या उनको कुछ पैरालाइज हो गया है, जिससे क्या होता है, तो ये बैठने, अगर आप अच्छे से व्हील चेयर बैठ पा रहे हैं और अगर कॉम्पिटिशन भाग ले पा रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि अन्य खड़े होने की स्थिति में भी इसमें प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होते हैं। आइए बात करते हैं योगेश कथुनिया के बारे में। इन्होंने डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो योगेश कथुनिया ने 30 अगस्त को भारत के लिए जब दूसरा पदक जीता था, तब उन्होंने F56 वर्गीकरण में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में डिस्कस को 44.38 मीटर की सबसे दूरी पर भेजा था इन्होंने, कि एंड तक अपने सोचो 5 बार नहीं, छठे बार में इन्होंने अपने आप को यहाँ तक काबिज किया और सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। ये सेना के, इनके पिताजी सेना में, उनके बेटा है 24 वर्षीय कथुनिया, क्या हुआ है, ये नई दिल्ली के क्रोरीवर कॉलेज है, उसमें बीकॉम के स्नातक, वहां से इन्होंने बीकॉम से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। कथुनिया जब 8 साल के थे उस उम्र में इनको लकवा का दौरा पड़ा, जिससे क्या हुआ, उनके अंग हैं उनमें आपस में जो समन्वय है उसमें कमी आ गई है। F56 अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो इसमें एथलीटों के पास पूरी बांह और धड़ की मांसपेशियों की शक्ति तो होती है, लेकिन इनके घुटनों को एक साथ दबाने की पूरी क्षमता से पैल्स्विक स्थिरता में प्रदान किए जाते हैं कि पूरी तरह से उनके अंग ये काम नहीं कर रहे होते, इस वर्ग में इन लोगों को लिया जाता है। आइए बात करते हैं हमारे स्टार प्लेयर, ये पहले से इनका आप नाम सुना ही होगा, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं, लेकिन अनुभवी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे जो डिस्कस थ्रो अभी किसने जीता था, आपको पता होना, सॉरी, जेवलिन थ्रो जब ये नीरज चोपड़ा ने जीता था तो उन्होंने बोला था कि वहाँ मुझसे अच्छे थ्रोअर आए हुए थे। हुआ क्या, उस दिन मेरा था, उनके दिन अच्छे नहीं थे, इसलिए वो गोल्ड मेडल जीत गए। तो ये गोल्ड सिल्वर एक छोटा मोटा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो 30 अगस्त को उन्होंने अपना तीसरा पैरालंपिक पदक भी जीता है। उन्होंने F46 वर्गीकरण में सिल्वर मेडल हासिल किया है और साथ ही साथ इन्होंने 64.35 मीटर का नया व्यक्तिगत श्रेष्ठतम थ्रो भी निकाला हुआ है। ये राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले हैं। 40 वर्षीय झाझड़िया ने क्या हुआ है, इन्होंने मांसपेशियों की शक्ति, हथियारों में गति की निष्क्रिय सीमा को छूने के बाद अपना बायां हाथ खो दिया था। इन्होंने क्या किया था, हथियारों में कुछ काम कर रहे होंगे, वहां पे क्या हुआ था, इन्होंने उनकी शक्ति वहां चली गई, वहां कट गया उनका हाथ, जिससे एथलीट खड़े होने की स्थिति में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करते हैं इस वर्ग में, लेकिन उनके हाथ वहां आप देखिए, इनका हाथ है आगे से कटा हुआ है। अगर बात करते हैं सिंह गुर्जर के बारे में, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इन्होंने भी F46 फाइनल वर्ग में भी इनकी जब दोहरी कुश्ती थी, आपको पता है कि मरियप्पन देवेंद्र झाझड़िया जीत ही गए थे, तो उनके पीछे थर्ड पे थे, वो थे सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने 64.01 मीटर एक का फेंका था। आपको आपको पता, इन्होंने कितना फेंका, 64.35 मीटर, तो इन्होंने फेंका 64.01 मीटर, और इन्होंने झाझड़िया के पीछे रहकर ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। अगर इनकी बात की जाए सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में, ये राजस्थान के करौली के रहने वाले हैं। ये 25 वर्ष के हैं। 2015 तक ये सामान्य जीवन जी रहे थे और साथ ही साथ सामान्य जितनी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होती थी उसमें भाग लेते थे, लेकिन जब वे अपने दोस्त के घर पर एक टीन सेल लगा रहे थे, वहां इनको दुर्घटना का शिकार हुए, जिससे क्या हुआ, इनके लेफ्ट हैंड की कलाई कट गई, अलग हो गई, इसलिए अभी पैरा में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनको F46 भाला फेंक की प्रतिस्पर्धा में इनको पार्टिसिपेट किया जाता है। गुर्जर ने 2016 के रियो पैरालंपिक में जगह बनाई थी, वहां भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ क्या था कि इवेंट के ठीक पहले कॉल रूम में देर से रिपोर्ट करने के लिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था और तब ये वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज अगर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आइए बात करते हैं अब बात करते हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, रिकॉर्ड खड़ा कर दिया सुमित अंतिल जी ने।
तो इन्होंने क्या किया है, सुमित अंतिल ने 30 अगस्त को भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पुरुष वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए, इनकी श्रेणी है F64, इसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा भी है, एक ही बार में कई बार अलग थ्रो किए थे इन्होंने। एंटिल ने अपने 5 प्रयास में भाला फेंके हैं और इन्होंने 68.55 मीटर आखिरी इन्होंने भेजा था, जो कि उनका दिन का सर्वश्रेष्ठ था और साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगर जो 5 बार में भाला फेंका, पहली बार उन्होंने 66.95 मीटर, फिर 68.08 मीटर, फिर 65.27 मीटर, फिर 66.71 मीटर और लास्ट में भेजा 68.55, यहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। इनके साथ क्या हुआ था, 2015 में इनको मोटर बाइक से इनके एक्सीडेंट हो गया था, जिससे क्या हुआ, इनके घुटने के नीचे इन्होंने अपना लेफ्ट पैर उसको खो दिया था। इससे पहले अंतिल क्या करते थे, एक पहलवानी का काम करते थे, लेकिन जब उनका पैर चला गया तो अब इन्होंने क्या किया, अब ये जेवलिन थ्रो में आ गए। ये 23 वर्ष के अंतिल हैं, जो कि सुमित अंतिल जो 23 वर्ष के हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और दिल्ली के रामजस कॉलेज के ये छात्र हैं। F64 श्रेणी में जो क्लास है, उसमें जो पैर जिनके कट जाते हैं, ऐसे उनको लिया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है इस श्रेणी में। इसमें क्या होता है, वो प्रोस्थेटिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रोस्थेटिक अगर लेग की बात की जाए, तो जब आप मेरा इस पे थंबनेल देखेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें जो लड़के आप देखेंगे पैर जो लिए लगाए हुए हैं, वो प्रोस्थेटिक पैर उसको बोलते हैं। आइए बात करते हैं सिंहराज अधाना के बारे में। इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो सिंहराज अधाना जी हैं, इन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा पदक जीता। दूसरा आपको पता है, पहला लेडीज ने जीता, तो दूसरा इन्होंने जीता है। उन्होंने 31 अगस्त को P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका क्या है, इन्होंने जैसे ही अपने इन्होंने पदार्पण किया अपने खेलों में, तो अधाना ने 8वें खिलाड़ी हैं जो क्वालीफाई करने के बाद तीसरे स्थान पर रहने के लिए इन्होंने कुल 216.8 अंक हासिल किए हैं। छठे सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज के रूप में फाइनल में पहुंचे थे और एंड में तीसरे स्थान पर इन्होंने अपना हासिल किया है। ये बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, 39 वर्षीय शूटर हैं, जो क्या है, पोलियो से पीड़ित हैं। और जो पोलियो है, इन्होंने पीड़ित होने के बाद इन्होंने 4 साल पहले ही इस खेल को अपनाया है। P1 अगर पुरुषों की 10 एयर पिस्टल प्रतियोगिता की क्लास है, इसमें बात की जाए, इसमें जो निशानेबाज होते हैं, तो वो बैठने की अगर स्थिति में है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि साथ ही साथ इनको अन्य नियम भी इसमें देखने पड़ते हैं। आइए बात करते हैं हमारे स्टार मरियप्पन थंगावेलु के बारे में। ऊंची पैड अर्थात ये हाई जंप करते हैं, इनमें इनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा है। उम्मीद थी ये गोल्ड जीतेंगे, लेकिन कोई नहीं, वही बात हो जाता है कभी। तो 26 वर्ष के मरियप्पन ने 5 साल पहले रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन टोक्यो में जो भी जापान हो रहा है, इन्होंने क्या किया था, अपने रजत पदक के साथ मरियप्पन जोगिंदर सिंह बेदी, जो इससे पहले एक पैरालंपिक एथलीट है, और देवेंद्र झाझड़िया के बाद पैरा ओलंपिक में कई एक से अधिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए उस टाइम पे। और बात की है मरियप्पन थंगावेलु के बारे में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मरियप्पन जब 5 साल के थे तो उनको स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, ये परमानेंटली विकलांग हो गए। हुआ क्या था, जब ये स्कूल जा रहे थे, तब हुआ क्या, सामने से एक चालक जो नशे में धुत था, उन्होंने इनके जो राइट पैर है उसके ऊपर एक बस चढ़ा दी, जिसके इनके पहिए ने क्या किया, इनका पूरा घुटना कुचल दिया था। और इससे क्या हुआ, इनका घुटना खराब हो गया और ये परमानेंट डैमेज हुआ और ये विकलांगता का शिकार हो गए। इनके सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पिता ने इनके परिवार को त्याग दिया था, तो इनकी माँ के द्वारा ही अकेले इनका पालन किया गया। मरियप्पन क्योंकि माँ ने इन्हें पाला था, आप सोच सकते हैं पापा छोड़ के चले गए तो किस स्थिति में इन्होंने अपनी गुजर बसर करके अपने आज ही इस जगह पर पहुंचे हैं। तो जब बड़े हुए तो उन्होंने गरीबी से जूझ रहे थे। इन्होंने पहले कई जगह मजदूरी भी की है, सब्जी बेचने का भी काम किया है। ये T41 जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, वहाँ उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पैर की या तो कमी हो, या पैर की लंबाई में अंतर हो, या फिर मांसपेशियों का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप हो इसमें हो। साथ ही साथ इसमें अगर पैर कोई है तो इसमें जो गति नहीं कर पाता है, उसमें ऐसे एथलीटों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जगह स्थायी स्थिति के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइए बात करते हैं शरद कुमार की। शरद कुमार ने भी हाई जंप में कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इन्होंने 1.83 मीटर की छलांग लगाते हुए 31 अगस्त को पुरुषों की ऊंची कूद T42 में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार की बात की जाए तो पटना बिहार के रहने वाले हैं। ये दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और क्लोडीमल कॉलेज में पढ़ाई की इन्होंने। साथ ही साथ ये दार्जिलिंग के सेंट पॉल स्कूल में जब ये कक्षा 7 में थे, तब से इन्होंने ऊंची कूद इन्होंने स्टार्ट की है। शरद की अच्छी बात क्या है कि भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, साई है, उसके ये कोच भी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक की तैयारी के लिए 2017 में यूक्रेन में 3 साल तक का प्रशिक्षण भी लिया है। 2 साल की उम्र में इनको हुआ क्या था कि पोलियो जो वैक्सीन थी उसकी नकली खुराक मिलने की वजह से इन्होंने अपने लेफ्ट पैर में इनका लकवा हो गया था, पैरालाइज हो गया था, इसलिए यहाँ पे ये दिव्यांगता का शिकार हुए। आइए बात करते हैं प्रवीण कुमार का। इन्होंने हाई जंप में क्या है, सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो प्रवीण कुमार ने इसे याद करने
इससे अच्छा क्या याद हो सकता है जब इन्होंने पदार्पण किया है, और 3 सितंबर को उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में, जिसमें वर्ग है T64, इसमें इस स्पर्धा इन्होंने रजत पदक जीतकर भारत के 2 दिवसीय जो 2 दिन के वहाँ पे 1 अगस्त और 1 सितंबर 2 सितंबर जो पदकों का सूखा था उसको इन्होंने तोड़ दिया था उस टाइम पे। इस अभी तोड़ा है। इतना ही नहीं, 18 वर्ष की प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाते हुए पूरे एशिया का रिकॉर्ड बना दिया। एशिया में सबसे तो यही है, भले वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे रहे। तो आप बार बार देख रहे हैं कि कई बार लोग हाई जंप में दो दो सिल्वर मेडल है, क्या उनके अलग अलग क्लास है, कोई T64 में है, कोई 42 में है, इसलिए अलग बात है। अगर प्रवीण कुमार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर में जेवर के पास एक गांव में रहने वाले हैं। इन्होंने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से BA द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इन्होंने न केवल अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, बल्कि टोक्यो में भारत दल में सबसे कम उम्र के ये पदक विजेता बने हैं, क्योंकि इनकी उम्र केवल 18 वर्ष है। प्रवीण की जो दुर्बलता है, यानी जो अपनी विकलांगता या जो आप दिव्यांग है, वो उनकी जन्मजात है। वो उनकी हड्डियों को उन्होंने प्रभावित किया है, जिससे क्या हुआ है, उनके कूल्हे को, उनके जो बाएं पैर जो उनको जोड़ता है, वहां पे उनकी कमजोरी है। T64 क्लास की बात की जाए, इसमें एक पैर जिसका कट जाता है, ऐसे एथलीटों के लिए इसमें शामिल किया जाता है। जो ऐसे हैं जो खड़े होने के लिए स्थिति में पैर प्रोस्थेटिक का उपयोग करते हैं। अगर T44 विकलांग वर्गीकरण की बात की जाए जो प्रवीण से संबंधित है थी, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन T64 में स्पर्धा करने के लिए इनको योग्य माना गया। इनकी एक पैर की कमी या पैर की लंबाई में अंतर, बिगड़ा हुआ मांसपेशियों की शक्ति या पैरों गति की निष्क्रिय सीमा वाले एथलीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इनको नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कोई पेपर नहीं आने वाले, फिर आप देख लीजिएगा कैसे क्लास होता है, कुछ सीखिए, इसमें कुछ नया आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं अवनी लिखारा के बारे में। आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, अवनी लिखारा पहली महिला बनी थी, गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने दूसरी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या देखा, उसी साल ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लखारा ने एक पायदान अपने आप को और ऊपर चढ़ाया है, जब ये 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले जीता, फिर उन्होंने 2 जीत लिए हैं। पैरा शूटर ने इसने क्या किया, इन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल की है, क्योंकि 3 सितंबर को इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 स्थिति में SH1 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 19 वर्ष की हैं, जिसने 30 अगस्त को 10 मीटर एयर राइफल की SH1 प्रतियोगिता में क्या हुआ था, इन्होंने वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था। तो यहाँ पे आप 10 मीटर में जीता था इन्होंने गोल्ड, 50 मीटर में इन्होंने क्या जीता हुआ है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया है, ये पहले इस संस्करण में ये इन्होंने क्या किया, एक से अधिक इन्होंने पदक पाए हैं। SH1 राइफल में एथलीट क्या करता है, इनके ऐसे पार्टिसिपेट पास करते हैं जिनके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, या तो उनका कट चुका होता है या पक्षाघात पैरालाइज हुआ है। इसमें बैठने की स्थिति में आप अगर हो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हरविंदर सिंह की, जो कि क्या है, तीरंदाज है, आर्चरी में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। हरविंदर सिंह ने क्या किया, कोरिया के किम मिन सू को पुरुषों के जो एकल व्यक्तिगत रिकवरी प्रतिस्पर्धा है, इन्होंने रोमांचक मैच में क्या किया है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने शूट ऑफ में हराकर 3 सितंबर को पैरालंपिक में भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं, जिन्होंने क्या किया है, इसको मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हरविंदर सिंह की बात की जाए तो ये 6-5 से इन्होंने उनको हराया है। तो आप देखिए कितना क्लोज इनका मुकाबला था। 26-24, 27-29, 28-25, 25-25, 26-27 और 10-8। हरविंदर की बात की जो हरियाणा के कैथल के पास एक छोटा सा गांव है गोहिला चीका, इसके रहने वाले हैं। ये पंजाब के विश्वविद्यालय पटियाला में अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, और ये PhD यहाँ से कर रहे हैं, तो काफी पढ़े लिखे हैं। हरविंदर को जब डेंगू हुआ तब वो 1.5 साल के थे। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोकल डॉक्टर ने इनके गर्भ इंजेक्शन दे दिया, जिसका इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनके एक पैर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। ये ओपन इवेंट W2 और ST वर्गों को जोड़ने वाले पार्टिसिपेंट में शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है, पैरों में एक दुर्बलता हो या फिर व्हील चेयर का उपयोग करते हो, या इनके आपस में पूरी बॉडी को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, या एक स्टूल पे खड़े होकर या आराम करते हुए शूट कर सकते हैं, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति भी दी जाती है, जबकि कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। इसमें मुंह से बॉलिंग को खींचना शामिल है। क्या मतलब, बॉलिंग मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, वो पैरों से क्या करते हैं, धनुष को साधते हैं और मुंह से उसकी कमान को खींचकर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही पार्टिसिपेट इसमें शामिल होते हैं। आइए बात करते हैं मनीष नरवाल के बारे में, जिन्होंने शूटिंग में क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया है। मनीष नरवाल ने 4 सितंबर को P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में कुल 218.2 की शूटिंग करते हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। खेलों में इन्होंने इस बार ही पदार्पण किया है। 19 वर्षीय नरवाल जी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। इनके नाम इस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अब हो चुका है। इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। ये नरवाल, अगर मनीष नरवाल की बात की तो ये हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। इनका दाहिना हाथ चोटिल है।
ये P4 मिश्रित 50 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में वर्गीकरण में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इस पिस्तौल केवल एक हाथ से पकड़ी जाती है, इसमें केवल आप क्या तो इस श्रेणी में होता क्या है, एक हाथ या फिर जो अगर एक पैर प्रभावित है या उसमें कोई दिक्कत है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है वो कट गया हो, रीढ़ की हड्डी से उसका चोटिल हो, उसमें ऐसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप क्लास वगैरह ध्यान ना रखिए, बस इनके नाम याद रखिए क्या जीता है उन्होंने, और थोड़ा आप सुन लीजिए इनका बैकग्राउंड क्या है। अब बात करते हैं सिंह राज अधाना की। इन्होंने शूटिंग में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने भी क्या किया, टोक्यो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए सनसनीखेज इन्होंने क्या किया कि पहला अभी आपने देखा कि जो नरवाल थे, अभी आपने देखा मनीष नरवाल जी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इसी प्रतिस्पर्धा में सिंह राज अधाना ने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता हुआ है। इन्होंने अधाना के 216.6 प्रयास पे रजत पदक इनको दिलाया है। इन्होंने 216.7 किया था और इन्होंने 218.2 स्कोर किया था। आप देखिए कितना कम अंतर रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही जो 39 वर्ग के दाना जी हैं, ये भारतों की उन कुलीन वर्ग की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने खेलों के एक ही संस्करण में एक से अधिक पदक जीते। उन्होंने दूसरे पदक भी जीते हुए हैं। है, ये हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। ये पोलियो की वजह से इनके जो निचले अंग हैं वो उसमें काम नहीं करते हैं, इसलिए इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। प्रमोद भगत जी हैं, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो मौजूदा विश्व इतिहास शटलर प्रमोद भगत हैं, वो टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 वर्ग में इन्होंने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता हुआ, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनके अगर मुकाबले की बात की जाए तो इनका मुकाबला हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल के। इन्होंने इनको सीधे हराते हुए जीत हासिल की है। इस साल पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन की शुरुआत के साथ ही ये पहले ही वर्ष में नंबर 1 ये शटलर हैं, ये बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर हैं। इस प्रकार इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए बैडमिंटन में। शीर्ष वरीयता प्राप्त है भारतीय, जो कि एक एशियाई चैंपियन भी हैं। इन्होंने ने योयोगी नेशनल स्टेडियम में 45 मिनट तक चले इस रोमांचक फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेथल पर 21-14, 21-17 से सीधी जीत हासिल की, और इस जीत हासिल करने के लिए उन्होंने महान अपनी जो मेंटल दृढ़ता है उसको दिखाया है। भगत जो 4 साल के जब थे तो उनको पोलियो हो गया था, जिससे क्या हुआ, ये अपने पड़ोसियों को खेलते हुए देखकर इन्होंने इस खेल को अपनाया। स्टार्टिंग में 2006 में ये पैरा बैडमिंटन में आने से पहले ये सक्षम खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे जो ठीक थे, इसलिए और इनका इन्होंने अच्छे से प्रदर्शन कर पाया। अंत में ये देश के सर्वश्रेष्ठ पैरा शटलरों में से एक बनकर ये उभरे हुए हैं। इसमें उन बेल्ट के तहत 45 अंतर्राष्ट्रीय इनके पदक शामिल थे, जिसमें 4 विश्व चैंपियनशिप्स। इन्होंने टोटल अभी तक 45 इंटरनेशनल पदक जीते हुए हैं, आप सोच सकते हैं। 4 विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए, साथ ही साथ इसमें एक अलग से गोल्ड मेडल है। 2018 में एशियाई खेलों में ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। आइए बात करते हैं मनोज सरकार की, जो कि बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते उन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ये मनोज सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल में SL3 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। सरकार ने सीधे गेम जीतते हुए तीसरे स्थान पर प्ले ऑफ में जापान के डाइसुके फुजिहारा को हराया हुआ है। 31 वर्ग के सर जो मनोज सरकार हैं, इनका दाहिना पर 1 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित हो चुका, प्रभावित था। इन्होंने फुजिहारा को 22-20 और 21-13 से आसानी से जीत लिया मैच को। ये दूसरी वरीयता प्राप्त ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल के खिलाफ, क्योंकि ये हार गए थे इसलिए जो ब्रॉन्ज जीता, और डेनियल बेथल को हराकर, आपको पता है जो पीछे मैंने आपको नाम बताया था प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो और डेनियल बेथल जिसको हराया था वो थे हमारे मनोज सरकार। मनोज सरकार ने जापान के डाइसुके को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको बता दें कि डेनियल बेथल खाने वाले किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उससे जल्दी उभरे और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। जो हमारे मनोज सरकार है, इन्होंने 5 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके अपने उसका रीजन क्या था, अपने बड़े भाइयों से खिलाफ जीतने का उनके अंदर जुनून था। उस जुनून को साथ ही साथ इन्होंने उसे गेम को गंभीरता से लिया। 2011 में ये पैरा बैडमिंटन में इन्होंने अपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये कक्षा 11 तक ये सक्षम खिलाड़ियों के साथ ये जो इंटर स्कूल जो प्रतियोगिता होती थी उसमें ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। आइए बात करते हैं सुहास ऐतराज के बारे में। इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है, काफ़ी अच्छा इन्होंने भी प्रदर्शन किया है। तो इनके बारे में खासियत आपको अभी जानने मिली, क्या खास है सुहास ऐतराज के बारे में। सुहास ऐतराज भारत की पदक तालिका में इन्होंने एक सिल्वर मेडल जोड़ा है, जो कि पुरुषों की एकल SL4 वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनल में फ्रांस के जो नंबर 1 सीड लुकास मजूर हैं, उनसे ये हार गए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पदक तालिका में इंक्रीज करने में इनकी हार ने भी इनको एक मेडल दिलाई दिया है, और सिल्वर मेडल कोई छोटा मेडल नहीं है। सुहास की खासियत क्या है, जो आप एक बार देखिए, सुहास ऐतराज है, इन्होंने आप सोचिए कितने डायनेमिक प्लेयर है ये, क्योंकि ये इस टाइम एक IAS अधिकारी भी हैं जो नोएडा में DM का पद संभाले हुए हैं, और इनकी एक टखना खराब ही है। और आपको बता दें नोएडा में जब इनको कोरोना जो आपको पता है कि जब चल रहा था उस टाइम इनको वहाँ पे हैंड ओवर किया गया था, तो कितने डायनेमिक इंसान है।
इस बात की आप सोच सकते हैं कितनी इनके अंदर दृढ़ सकता है, इच्छा शक्ति है, किस तरह की ये खुद को मोटिवेट करते हैं, आप सीख सकते हैं। इन्होंने जो 3 गेम की लड़ाई हुई थी उसमें ये 21-15, 17-21 और 15-21 के स्कोर के साथ ये वहाँ पे हारे। खास अंतर नहीं है, बस कोई बात नहीं, क्योंकि इनके जो सामने खेल रहे थे वो 2 बार के विश्व चैंपियनशिप थे, तो उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए इनको हराया है, बट काफ़ी अच्छा है। जो आखिरी मेडलिस्ट इस साल जीते हैं वो है कृष्णा नागर। इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो पैरा बैडमिंटन में एस एच 6 कैटेगरी में, जो इन्होंने जीत कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। इसके अलावा ये सेकेंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया के जिन्होंने बैडमिंटन में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से भारत के पूरे 5 गोल्ड मेडल होते हैं यहाँ से कंप्लीट। कृष्णा नागर ने ये सुनिश्चित किया कि भारत के पैरालंपिक में अंतिम दिन एक और स्वर्ण जुड़े और हमारी पदक तालिका आगे बढ़े। इससे ज़्यादा हेल्प की इन्होंने एस 6 वर्ग फाइनल में हांगकांग के मान काई चू को 3 गेमों में हराकर एक रोमांचक प्रदर्शन किया। इन्होंने 21-17, 16-21, 21-17 के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने टोक्यो में यह सुनिश्चित किया है कि भारत में अब बैडमिंटन का भी उदय अच्छे से हो रहा है। यह जापान के खेलों में भारत का 5वां और अंतिम स्वर्ण था। इस तरह भारत ने 5 स्वर्ण जीत लिए हैं। अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो ओलंपिक की तरह टोक्यो में पैरा ओलंपिक में भी वर्तमान संस्करण में इसको कभी नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि भारत ने पैरा ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीतकर कुल 19 पदक जीते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पैरा ओलंपिक के एक सिंगल इवेंट में भारत ने दोहरे अंकों को छुआ है। इससे पहले पैरा ओलंपिक में भारत ने 1984 से 2016 तक कुल मिलाकर सबसे सारे अगर जोड़ दिया जाए तो उन्होंने कुल 12 पदक जीते हुए थे, जो इस बार उन सबको मिलाकर भी अधिक है। तो इनमें ये नए भारत का उदय होने का सीधा-सीधा संकेत है। तो हमें ऐसे लोगों का और उत्साहवर्धन करना चाहिए, क्योंकि वो खुद कितने मोटिवेटेड हैं। आप देखिए, इस स्थिति में आकर भी अपने आप को इस जगह खड़ा करते हैं, तो हम तो उन कम से कम कर ही सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सम्मान दीजिए, क्योंकि ये इनका हक है। क्योंकि अगर आप जिस वर्ग में जाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो भी अपने आप में विश्व में नंबर 1 प्लेयर है। तो आप उनको उतना सम्मान दीजिए, उतना कवरेज दीजिए, उतना ही प्रोत्साहन दीजिए, जिससे क्या हो इनको भी आप लाइए मेन स्ट्रीम में, जिससे कि जो दिव्यांगजन है खुद को असहाय महसूस करते हैं, हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें लगता है दूसरों में बोझ है। ये बोझ नहीं है, बल्कि वो खुद के दूसरों के लिए आइडल बनने का इनके पास मौका है। आप आइए देखिए, अभी एक उसमें जीते हैं वो साइन जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके वो कोच भी हैं। इसके अलावा देखिए एक ने कईयों ने 2-2 मेडल जीते हुए हैं। तो आप देखिए, लोग दुनिया में निराशा नहीं है, निराशा से कहीं अधिक आशा है, बस आपको खोजने की ज़रूरत है। इसलिए इसमें मैंने आखिरी में कोट डाला हुआ है, रख हौसला कि वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने के बाद उसका मज़ा भी आएगा। सोचिए, आप जो टारगेट लिए बैठे हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपको कितना मज़ा आएगा। उसी को सोच को लेके खुश रहिए और अच्छे से लगे रहिए। जब आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने टारगेट को पा सकते हैं। इसी साथ आज के प्रमुख जो मेन लोग थे, जिनके बारे में मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए, आपको उनकी कहानियाँ जाननी चाहिए, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह के विकलांग हैं, क्या रीज़न था और आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है, ये कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में और शेयर करते रहिए इसको, जिससे कि मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ग्रोथ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।